क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्राइमरी इंश्योरेंस लॉ। यानी इंश्योरेंस एक्ट कब बना, कब अमेंडमेंट हुआ, ये सब अंदर है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ओरिजिन। इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंश्योरेंस रूल, पहले एक्ट बनता है, उसका बाद उसके इम्प्लीमेंट होता है तो वो रूल बनता है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड इंश्योरेंस रूल 1939 प्राइमरीली गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। एज पर द प्रेम्बल ऑफ द एक्ट, प्रेम्बल यानी शुरुआत, इंश्योरेंस एक्ट 1938 is an act to consolidate and amendment the law relating to business of insurance। यानी ये एक्ट बना, सब जितने भी पहले रूल्स थे सबको कंसोलिडेट कर दिया और ये एक एक्ट बन गया इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल क्लास ऑफ इंश्योरेंस। ये एक्ट नॉर्मली सभी इंश्योरेंस बिजनेस में एप्लीकेबल है, जनरल लाइफ दोनों में। Definition: Life insurance business defined in section 2 subsection 11 includes the contracts of insurance upon the human life। Life insurance में contract of human life which includes the granting of disability भी cover हो जाती है, allowance, accident benefit, annuities, superannuation allowance, बराबर। This business may be link or non-link business or both। यानी बिजनेस को लिंक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस it includes the marine insurance, fire insurance and miscellaneous insurance business, whether carried on single or in combination with more of them। यानी वन बिजनेस या आप दो के तीन कुछ भी कर सकते हो जॉइंट में। मरीन इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूड द बिजनेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अपॉन द वेसल ऑफ द डिस्क्रिप्शन। कार्गो यानी वेसल यानी शिप का भी इंश्योरेंस इसमें होता है, और कार्गो यानी शिप में जो आप कैरी कर रहे हो गुड्स, उसका भी बिजनेस कवर होता है इंश्योरेंस। यानी फायर इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस विच इंक्लूड द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। एंड सबको पता है इंश्योरेंस में क्या, फायर इंश्योरेंस में फायर अगेंस्ट रिस्क कवर होता है। मिसलेनियस इंश्योरेंस में बिजनेस अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरेंस विच आर नॉट प्रिंसिपली और होली, यानी ऊपर के पॉइंट्स कवर नहीं होगा, वो अदर इंश्योरेंस में कवर होगा। इंश्योरर डिफाइंड मींस इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अनइनकॉर्पोरेटेड, बॉडी इनकॉर्पोरेट बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ कंट्री। रजिस्ट्रेशन है लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं। एनीबडी कॉर्पोरेट स्टैंडिंग एज ए सब्सिडरी कंपनी, यानी कोई सब्सिडरी कंपनी हो वो भी हो सकती है। एनी पर्सन हु हैज स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटर हु इज द मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ लॉयड एंड ऑथोराइज्ड टू इश्यू कवर नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स ऑन द बिहाफ। यानी अंडरराइटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो ये भी एक तरह के इंश्योरेंस की, क्योंकि उनके पास भी पावर दिया गया था पॉलिसी इश्यू करने के लिए। प्रोहिबिशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस प्रोहिबिट्स द पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस अंटिल ही इज, यानी पब्लिक कंपनी हो तो ही कर सकते हैं बिजनेस, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो तो ही कर सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया नॉट बीइंग अ नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी नहीं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर भी रजिस्ट्रेशन हो यानी फॉरेन कंपनी, ये भी स्टार्ट कर सकती है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जाम्प्ट एनी इंश्योरर और पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और ग्रांटिंग सुपरएन्युएशन अलाउंस एन्युइटीज और फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग जनरल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो वो एन्युइटी नहीं करना हो उसको नहीं कर सकती, चलेगा। और जनरल इंश्योरेंस भी करना हो तो भी कर सकती है लाइफ के साथ। यानी पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करती थी, जनरल इंश्योरेंस जनरल, अब दोनों कर सकती है। एग्जाम्पल इंश्योरेंस आफ्टर promulgation of IRDA Act 1999 only Indian insurance company can carry the insurance business। IRDA Act जब बना 1999 में तब ऐसा रूल आया कि खाली सिर्फ इंडियन कंपनी बिजनेस कर सकती है इंडिया में, रेगुलेशंस इंश्योरेंस का। लाइसेंसिंग सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट अमेंडेड IRDA Act 1999 read together with the section 3A and 3B deals with registration, sanctioning of license, renewal, issue of certificate। ये सब IRDA के पास चला गया। किसी को लाइसेंस देना हो रिन्यूअल का, बिजनेस करने का, ये सब IRDA के पास चला गया। लाइसेंसिंग कंडीशन ओनली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू बी ग्रांटेड लाइसेंस अंडर द एक्ट इट इज मैंडेटरी दैट ओनली एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कैन कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया।
An Indian insurance company is company registered under the Companies Act 1956 where aggregate foreign equity stake holding does not exceed 26%. बराबर, इंडियन कंपनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, और फॉरेन कंपनी अंदर स्टेक लिया हो तो 26% से ज्यादा फॉरेन कंपनी उस पर स्टेक नहीं ले सकती इंडियन कंपनी में। टू स्टेज ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसेस। फर्स्ट, रिक्विजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द अथॉरिटी विथ ऑल प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी आपको पहले अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फुल डिस्क्लोजर के साथ। प्रमोटर्स, इसमें डिस्क्लोजर क्या करना है, कंपनी का जो प्रमोटर्स है उसका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, बराबर, क्यों इस बिजनेस में एंटर होना है, रीजन, डायरेक्टर्स बैकग्राउंड, डायरेक्टर्स बैकग्राउंड, कैपिटल स्ट्रक्चर कितने हैं, इनिशियल और फ्यूचर में कितना लाओगे आप, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस 5 साल का आपका प्रोजेक्शन क्या है, सिनेरियो बिल्डिंग एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी आपका सिनेरियो देखना पड़ेगा, यानी आप कैसे वर्क करते हो, अभी तक किया है आपने। रूरल एंड सोसाइटीज, यानी आप रूरल एरिया में भी बिजनेस करने वाले हो, सोसाइटी के लिए क्या करने वाले हो, ये सब, बराबर। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील इन द इवेंट ऑफ सेकंड रिजेक्शन, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया, सेकंड रिजेक्शन आया, उसके बाद आप नई बिजनेस कर सकते हो। रिवाइज एप्लीकेशन इज परमिसेबल बाय एप्लीकेंट कंपनी ओनली आफ्टर 2 years with the additional condition that this will be with a new set of promoters or for different class of insurance business, यानी रिजेक्शन आने के बाद 2 साल के बाद 2 साल के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। प्रमोटर चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस का नेचर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तब आपका रिजेक्शन कैंसिल हो, यानी परमिशन मिलेगी आपको। स्टेज 2, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रिक्विजिशन इज ग्रांटेड बाय अथॉरिटी, द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसमें इंफॉर्मेशन, पेड अप कैपिटल 100 CR की होनी चाहिए मिनिमम, इसका प्रूफ, डिपॉजिट किया है कि नहीं वो पैसा आपने, उसका प्रूफ, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, आप कैसे मार्केटिंग करने वाले हो, आपका मार्केटिंग रिसर्च, आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, सेल्स प्रमोशन स्कीम, कस्टमर सर्विस कैसे देने वाले हो, ये सब आपको शो करना पड़ेगा। आपका बिजनेस का ऑपरेशन, आपने अंडर राइटर्स यानी एजेंट्स वगैरह सब कवर किया है कि नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल आपके बिजनेस में कितना है, आपके पर्सनल की डिटेल यानी आपके ऑफिसर्स लेवल के जो है उनकी डिटेल्स, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया, बराबर, इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, स्ट्रेटेजी ऑन ग्राउंड, री इंश्योरेंस बिजनेस करने वाले हो कि नहीं, आपके एक्सपेंस कितना हुआ है रिन्यूअल के लिए, वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, फिक्स एक्सपेंस कितना है, ये सब डिटेल। लाइसेंसेस क्राइटेरिया, यानी ये टाइम पास ही है, अभी 5वां क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3rd और 4th। इसके बाद इरडा एक्ट है, क्वेश्चन 6 आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, 6 क्वेश्चन 6 नहीं 6 बाकी है, बस ये 6 बाकी है और ये मेन करना है आपको। लाइसेंसिंग क्राइटेरिया, लाइसेंस किसको मिलता है, प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स बैकग्राउंड देखने के बाद, प्रमोटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपका बिजनेस कितना है, अर्निंग प्रोस्पेक्ट कितनी होगी, रूरल सोशल सेक्टर, प्रोडक्ट प्रॉफिट, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्चुअल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, यानी आपके पास प्रोफेशनल्स है, एक्चुअरीज यानी जो स्कीम बनाते हैं वो पर्सन आपके पास है एक्सपर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यानी आप पब्लिक का प्रोटेक्ट करोगे, ये सब देखने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। अदर लाइसेंस इश्यूज कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट लाइन देख लेना, एक्सपायर ऑन 31st डे ऑफ द मार्च एवरी ईयर एंड हैव टू बी रिन्यूड, लाइसेंस एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ेगा आपको 31 मार्च को। क्वेश्चन 4 हो गया, 5 एक मिनट देख लेता हूँ, 5 नहीं जरूर 5 6 IRDA 1999, IRDA provides for the establishment of authority to protect the interest of the holders of policy holder, यानी पॉलिसी होल्डर जो है इनका उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए ये IRDA एक्ट बना है, ये अथॉरिटी बनी है। टू रेगुलेट, प्रमोट, एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर मैटर कंसर्न देयरविथ, यानी
इंश्योरेंस बिजनेस डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पॉलिसी होल्डर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये ईडा एक्ट बना है, बराबर। स्टेट, दूसरा पैराग्राफ जरूर है, थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बनी कैसे? तो ईडा एक्ट 1999 डिफाइंस द अथॉरिटी एज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी established under section 3 of the act. The section 3 lays down the procedure for establishing authority. It is established by, ये अथॉरिटी किसने एस्टैब्लिश की? तो नोटिफिकेशन यानी एक पब्लिक नोटिस आई, किसने बाहर पाई? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय, यानी कि कौन सी डेट से ये ईडा ऑपरेटिंग करेगी चालू, तो ये भी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है. इसका फीचर्स, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट विद द परपेचुअल सक्सेसर एंड कॉमन सील. बॉडी कॉर्पोरेट वन टाइप ऑफ एक कॉर्पोरेट है, कंपनी लेवल पर है. परपेचुअल सक्सेसर यानी वे फ्यूचर में चलती रहेगी. कॉमन सील, उनका एक कॉमन सील यानी एक सिंबल होगा. इट हैज द पावर, इसके पास पावर है प्रॉपर्टी खुद के नाम पर परचेस करना, खुद के नाम से सेल करना. प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों ले सकती है. इट इज द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स नेम. ईडा कोई भी कंपनी के साथ, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं खुद के नाम से, ईडा के नाम से. इट कैन इश्यू द पार्टीज, इट कैन स्यू द पार्टीज एंड इट कैन बी स्यूड बाय पार्टी. किसी पर भी केस कर सकती है और कोई भी ईडा पर केस कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिसाइड्स द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी एंड अथॉरिटी हैज पावर टू ओपन द ब्रांच. प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पर फिक्स करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ब्रांचेस भी ओपन कर सकती है ईडा अलग अलग सिटी में. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें चेयरपर्सन होगा, नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 5 एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स. ऑल द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम द पर्सन ऑफ एबिलिटी, यानी जो मेंबर्स है उसमें से चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, बराबर. जो एबल पर्सन हो, इंटीग्रिटी जिसके पास हो, हैविंग स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज हो जिसके पास, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एक्चुअल साइंस का नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज, ये सब नॉलेज एक ही पर्सन में हो. देखो सोचो कैसा पर्सन होगा वो ईडा का चेयरपर्सन बन सकता है. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द होल टाइम मेंबर्स ऑफ 5 years. याद रखना, चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम कितने साल रह सकता है एज दिस पोजीशन? 5 years. And part-time members can hold office for not more than 5 years, and part-time members will hold office for a period not more than 5 years from the date of joining. यानी 5 साल से ज़्यादा ये टर्म इनकी होती नहीं है. Chairperson will be in office till attain the age of 65, यानी 65 years तक, उसके बाद वो रिटायर हो सकता है चेयरपर्सन. एंड द होल टाइम मेंबर्स, उसकी एज 62 years. Chairperson or whole time member or the part time member or part time member can relinquish the office by giving notice of 3 months to the Senate. यानी अगर आप उसको ऑफिस छोड़ देनी है, जॉब छोड़ देनी है, 3 महीने की प्रायर नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी ताकि 3 महीने में नया अपॉइंट कर सके गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन, होल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर फॉर अ रीजन दे बिकम of the insolvent, physical or mentally incapable performing duties, convicted for moral turpitude, has acquired financial or other interest in the insurance business and position. यानी उन लोग कुछ, वो चेयरपर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, मेंटली रिटायर्ड हो गया, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, उसने कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक लिया हो, तो ये सब की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर रिमूविंग ए पर्सन फ्रॉम द ऑफिस हैज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू मेंबर टू एक्सप्लेन द रीजंस. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐसा लेटर नहीं लिख सकते, भैया यू आर रिमूव, यू आर डिसमिस. नहीं, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को. चेयरपर्सन और मेंबर शुड नॉट टेक एनी एम्प्लॉयमेंट एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर दे लीव देयर पोजीशन. यानी एज ए चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन उनकी निकल गई, छूट गए वो लोग, बराबर, उसके बाद 2 साल तक ये जॉब नहीं कर पाएंगे. अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दे कैन होल्ड द ऑफिस विद द प्रीवियस. हाँ, लेकिन कुछ ऐसा संजोग आया, मान लो कि वो ईडा में कोई चेयरपर्सन मिल ही नहीं रहा है, तो पुराने चेयरपर्सन को इमरजेंसी तौर पर कंटिन्यू रख सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सैलरी अलाउंस ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. हो गया पॉइंट. तो यहाँ पर इंश्योरेंस
प्रोडक्ट सब्जेक्ट मेरी ओर से ख़त्म हो गया, बराबर। बाकी मैं तो हुई एग्ज़ाम के लिए आपके। चलो गुड बाय।